वर्ग का रसायन का जो तीसरा पाठ है परमाणु और अणु और आयन, इसके विषय में बात करने वाले हैं। ठीक है, जो आप लोग का पाठ का नाम है परमाणु और अणु। ठीक है, भारतीय भवन में उसको आयन भी उसमें जोड़ रखा है, तो उसी के विषय में हम बात करने वाले हैं। हालांकि इसकी रूपरेखा जो है 10वीं वर्ग का जो धातु आदि नामक जो चैप्टर है उसी में आपको शुरू करा दिया गया है। ठीक है, तो अब इसके विषय में हम देखते हैं कि क्या क्या बात हो रही है। थोड़ा सा एक मतलब पाठ में क्या क्या बात होने वाला है इसका डायग्राम बनाया गया है, उसके माध्यम से यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पाठ में हम लोग क्या क्या बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले रासायनिक संयोजन के नियम। सबसे पहले आप यह समझिए कि रासायनिक क्या होता है। रासायनिक अर्थात दो रसायनों के संयोजन मतलब जुड़ने के नियम होते हैं। जैसे कि मान लीजिए रसायन किससे जुड़ा है, रसायन किससे बना है। आप लोग शुरू से ही रसायन पढ़ रहे हैं ना। तो रसायन शास्त्र में आप किसकी जानकारी लेते हैं, पदार्थों की। अब आप पिछले चैप्टर में पदार्थों का वर्गीकरण पढ़े हैं, फिर उसके पहले आप पदार्थों की संरचना मतलब पढ़े थे, याद है, बोल गए पदार्थों का प्रकार। अब पदार्थ किससे बना है, पदार्थ किससे बना है, तत्वों से, यौगिक से, मिश्रण से, मतलब ये सब आप पढ़ चुके हैं पहले से। ठीक है, इसके प्रकार और भी सब आप जान चुके हैं। फिलहाल अब हम लोग यह जानेंगे कि इन तत्वों को, तत्व जो बने उन तत्वों से पदार्थ कैसे बना है। जैसे कि मान लीजिए अगर जल की बात की जाए, कई बार हो चुकी है बात इसकी, जल की बात की जाए तो यह H2 प्लस O, तीर का निशान H2, तो ये H2O जो है जल है। किससे बना, हाइड्रोजन के दो अणु और ऑक्सीजन के एक अणु के मिलने से क्या बना, जल बना। किसी को दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब यही हमको जानना है, आज हम लोग जानेंगे कि ये जो आपस में मिले हुए हैं इसके क्या नियम होते हैं और कितने नियम होते हैं, किस किस नियम के आधार पर ये आपस में मिलते हैं। समझिए बात। अर्थात रासायनिक संयोजन के नियम मतलब रसायनों के आपस में संयोग करने के क्या नियम होते हैं, इस नियम के आधार पर हम लोग अभी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो नियम है वो होता है द्रव्यमान संरक्षण नियम। द्रव्यमान संरक्षण नियम, जैसा इसका नाम है द्रव्यमान। द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, भार। भार मतलब वजन को सुरक्षित रख करके बनाया गया नियम। मतलब जैसे कि मान लीजिए अगर हाइड्रोजन 2 ग्राम का है और ऑक्सीजन 2 ग्राम का है तो दोनों मिल करके 4 ग्राम जल होना चाहिए। सपोज की बात की जा रही है। तो यह द्रव्यमान को संरक्षित करता है नियम, जिसके आधार पर जो है दो मतलब रसायनों का संयोजन करके दूसरा तीसरा रसायन बनाया जाता है। क्लियर। दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। ठीक है, जिसमें अनुपात स्थिर होते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन के 2 अणु आप लिए हैं तो 2 ही होंगे। यदि आप हाइड्रोजन के 3 अणु ले लेंगे और ऑक्सीजन के कुछ अलग अणु ले लेंगे तो वह जल न बन करके कुछ और बन जाएगा। अर्थात स्थिर अनुपात का नियम दूसरा नियम होता है। गुणित अनुपात का नियम, उसकी गुण के आधार पर जो नियम बनते हैं उसको गुणित अनुपात का नियम कहता है। चौथा है पारस्परिक अनुपात का नियम और गे-लुसेक का गैसीय आयतनों का नियम। तो ये जो तीनों नियम है ये आपको 11th में पढ़ना है। ठीक है, ये 2 ही नियम आपको 9th में आपको पढ़ने हैं। किसी को दिक्कत आ रही बात आप लोग यहाँ तक समझ में। तो ये 2 नियम ही आपको 9th में लेके चलने हैं और ये जो 3 नियम है इसको आपको ऊंची कक्षाओं में इसको कराया जाएगा। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आगे बात हो रही है आपकी डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की। मतलब ये थोड़ा सा इसमें भी बात होगा। अभी स्थिर अनुपात और द्रव्यमान संरक्षण का नियम जो है इसका जो क्या होगा, इसका भी आगे जिक्र होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है उसमें जो 2 चीजें दिखाई जाती हैं, एक द्रव्यमान संरक्षण का नियम और एक पारस्परिक अनुपात का नियम। अब आगे चलते हैं तो परमाणु क्या होता है। तो परमाणु के विषय में बात होगी। परमाणु द्रव्यमान उसमें होता है और परमाणु का अस्तित्व होता है और परमाणु संख्या होती है। तो परमाणु संख्या के माध्यम से ही उसका द्रव्यमान निकलता है, जो हमको कल ही बताया हुआ है। और परमाणु का अस्तित्व क्या होता है कि कैसे परमाणु अस्तित्व में है। अस्तित्व का मतलब जैसे कि अभी हम लोग अस्तित्व में हैं तो हम लोग नजर आ रहे हैं, दिख रहे हैं या काम हो रहा है। अगर वो अस्तित्व में नहीं रहता है तो मतलब वह सृष्टि में नहीं है, अर्थात वह मुक्त अवस्था में है, वह नहीं दिखाई देता है या नहीं, मतलब अस्तित्व अर्थात परमाणु अस्तित्व में है कि नहीं है। तो परमाणु अस्तित्व में भी होते हैं और बिना अस्तित्व में भी होते हैं। समझ रहे बातों को। अब अणु, अणु के बारे में बात होगी। अणु का द्रव्यमान क्या होता है, अणु के प्रकार क्या होते हैं, सूत्र की इकाई द्रव्यमान क्या होती है और आणविकता क्या होती है, इसके विषय में भी बात होगी इस चैप्टर में।
फिर अणु के जो प्रकार होते हैं, एक प्रकार के मतलब परमाणु से निर्मित और भिन्न प्रकार के परमाणु से निर्मित। आगे जो है आयन क्या होता है, सरल आयन यानी यौगिक आयन। और फिर मूल संकल्पता क्या होती है, संकल्पना क्या होती है, और मूल के आधार पर उसकी गुण गणनाएं क्या होती है। मतलब इस चैप्टर में हम लोग यही चीज पढ़ने वाले हैं जिसको हम लोग इस मैप में दिखाने की कोशिश किए हैं। इसी मैप के आधार पे हम लोग का काम होने वाला है। मतलब इसमें जो जो बातें की गई है उन सभी बातों को और डीपली तरीके से और अंदर तक हम लोग सीखेंगे अभी अगले पेज में। तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना? तो अभी ठीक है ना सब जी? चलिए अब देखा जाए तो रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो इस तरीके से है। रासायनिक संयोजन का नियम, रासायनिक संयोजन के नियम, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। रासायनिक संयोजन का जो नियम है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पर आधारित होता है। फिर परमाणु अणु उनके गुणधर्म और आयन, मतलब ये भी पॉइंट बताया गया है कि ये सभी चीजें की बात होगी। और रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, अब यहाँ से शुरू होता है आपका ओरिजिनल में। अभी क्या होने वाला था उसके विषय में बात हो रही थी, अब शुरू हो रहा है रासायनिक संयोजन का नियम क्या है। अब कल हम आपसे पूछ सकते हैं रासायनिक संयोजन का नियम क्या है, आपको यही परिभाषा बताना होगा। अब चाहे आप इसे याद करके रट के बताओ या समझ के आप अपने हिसाब से बताओ। तैयार है सब कोई? ध्यान दीजिए बोर्ड पर। जो बच्चा बोर्ड पर ध्यान नहीं दे रहा वो लोग बोर्ड पर ध्यान दे। ऐसा ना सोचे कि मैं वीडियो बनाने में व्यस्त हूँ तो मैं आपको देख नहीं रहा हूँ, मैं आपको देख भी रहा हूँ। और अगर जरूरत आया, नौबत पड़ा तो कैमरा रोक करके 2-4 हाथ गिरा भी दूंगा, क्योंकि बिना पिटे जो है कुछ लोग सुधरने वाले नहीं है। हाँ, तो रासायनिक संयोजन के नियम, किन्हीं दो या दो से अधिक पदार्थों के बीच रासायनिक अभिक्रिया कुछ सिद्धांतों पर आधारित होती है। सिद्धांतों हम क्या कहते हैं? संयोजन। अब ये बात हुई है, समझे हम लोग? और रासायनिक संयोजन के जो नियम है वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम, स्थिर अनुपात का नियम, और दो चीजों को हम लोग उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। अब द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है तो इसको देखते हैं। तो इस नियम के अनुसार द्रव्यमान का उदय और विनाश संभव नहीं है। ऐसा नहीं है कि मतलब इस नियम के अनुसार ऐसा नहीं है कि कोई चीज 5 ग्राम की है और वह किसी दूसरे जैसे कि हाइड्रोजन 2 ग्राम का था, जल से अभिक्रिया किया और वो अभिक्रिया करके कुछ कम हो गया या ज्यादा हो गया। नहीं होता है, जितना का होता है उतना ही होता है। ठीक है, अगर गैस बन के गैसीय अवस्था में अगर ऊपर उड़ भी जाता है, ठीक है, लेकिन वह खत्म नहीं होता, वह उसका रूप परिवर्तन हुआ है। सुन रहे बात को? जैसे कि मान लीजिए मतलब अगर किसी नदी में या तालाब में या गड्ढे में या बाल्टी में कहीं भी अगर आप 5 केजी पानी रखे हुए हैं सुबह में और उसको दिन भर धूप में छोड़ दिए और वह वाष्प बन के कुछ उड़ करके वायु में चला गया, तो आपको क्या लगा कि पानी खत्म हो गया? नहीं, वही सृष्टि पर ही है। उस कुछ पानी का जो जैसे कि 5 केजी रखे थे तो 4 किलो बच गया, 1 किलो वाष्प बन के उड़ गया। तो 1 केजी पानी जो है वाष्प बन के जो उड़ा वह समाप्त नहीं हुआ, वह 1 केजी पानी जो है वाष्प बन के सृष्टि में घूम रहा है, वो कभी ना कभी बादल का रूप लेगा और फिर पानी बन करके फिर इस धरती पर आएगा। अर्थात रूप परिवर्तन होता है। सुबह में ही मैंने आपको बताया है, जो बहुपदवी पढ़ा रहे थे उसमें मैंने आपको बताया कि गणित और साइंस में सिर्फ रूप परिवर्तन होता है। रूप परिवर्तन के आधार पर बहुत ज्यादा बात होती है। समझ रहे बातों को? तो यहाँ पे द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार द्रव्यमान का उदय और विनाश संभव नहीं है। वह संभव नहीं है कि उदय, जैसे कि आपने सुना होगा कि पृथ्वी इतने किलो की है, इतने ग्राम की है, सुने हैं? अब पृथ्वी इतने ग्राम की है, बताइए तो पृथ्वी क्या नहीं कभी कम हो जा रही है, कभी ज्यादा हो जा रही है? घटती बढ़ती क्यों नहीं है पृथ्वी की वजन या चंद्रमा की वजन या सूर्य की वजन? क्योंकि वह जो भी प्रक्रियाएं हो रही है उसी रूप में हो रही हैं। आज से 100 साल पहले भी पृथ्वी उतना ही वजन का था, आज से 100 साल के बाद भी इतना ही, और आज से 100 साल के बाद भी उतना ही रहेगा, क्योंकि उसमें जो भी चीजें बनेंगी आएंगी आपके पास कम है। मतलब आपको दिख रहा है कि वो जल आपका कम हो गया, 5 केजी रखे थे 4 किलो हो गया, लेकिन वह इस ब्रह्मांड के लिए, मतलब इस धरती के लिए, इस प्रकृति के लिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। द्रव्यमान का ना उदय होता है और ना ही उसका विनाश होता है। किस नियम के अनुसार? द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार। एकदम धीरे धीरे चलेंगे हम लोग, लेकिन परमाणु अणु को अपने दिमाग में फेविकॉल से चिपका के चलेंगे कि कहीं भी तनिक भी इसमें से दिक्कत न होनी चाहिए। किसी को दिक्कत नहीं। आगे, किसी रासायनिक अभिक्रिया के लिए इस नियम का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जाता है।
किसी अभी निम्नलिखित तरीके से भी बताया जाएगा, किया जा सकता है या जाता है, बात कोई दिक्कत नहीं। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान पदार्थों के द्रव्यमान का जोड़ उस अभिक्रिया की उत्पादों के द्रव्यमान के जोड़ के बराबर होता है। मतलब जो ए और बी का जो वजन होगा यहाँ दोनों के मिलने के बाद के वजन के बराबर होगा। ये पदार्थ है और ये उत्पाद है, समझ रहे हैं? मतलब अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकारक। 10वीं वर्ग का पॉइंट है ये। क्या बोलते हैं? अभिकारक। जैसे ए और बी अभिकारक है और दोनों मिलने के बाद ए बी का निर्माण हो, जिसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो जितना ग्राम का ई होगा उतना ही ग्राम का यह भी होगा। इस नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार। अभी मतलब क्या था कि जो मैप बनाया गया था उसके आधार पर भी हमने आपको बताया है, आपने सुना है, फिर इसमें भी आपने देखा। अब ये कैसे भूल सकते हैं आप लोग? अगर भूल रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप जो है अगला पेज अब देखते हैं, वही है, देखिए वही बात है। MAB, M का मतलब हो गया मास, मास मतलब वजन, ठीक है। MAB मास A, मास B बराबर मास A B। समझ गए? किसी को दिक्कत? वही चीज है, एक का बी का ए बी का द्रव्यमान संरक्षण के अनुसार वो आपस में बराबर होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हैं, हाइड्रोजन H2 फिर ऑक्सीजन O2 दोनों मिलकर 2H2। तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 2। कल ही आपको बताया गया था कि जो परमाणु संख्या होती है, बताया गया था, परमाणु संख्या जो होती है उसमें 2 से गुना कर दिया जाए तो लगभग उसका द्रव्यमान निकल जाता है। लगभग अनुमानित दशमलव में थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बातों को? और वैसे भी आप जहाँ पे परमाणु संख्या वगैरह संकेत याद किए हैं 1 से 30 तक, उसके बगल में द्रव्यमान भी लिखा था, परमाणु भार देखे हैं? तो वहाँ द्रव्यमान भी लिखा था, परमाणु भार भी लिखा था। तो वहाँ जो हाइड्रोजन का जो परमाणु भार 2 हो गया और 2 हाइड्रोजन है, 2 दूनी 4 ग्राम क्या हुआ? हाइड्रोजन हुआ। ऑक्सीजन का परमाणु भार जो है 16 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है? 8। 8 में 2 से गुना करोगे ना द्रव्यमान निकालने के लिए, 16 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो 2 दूनी 4 ग्राम हाइड्रोजन हो गया और 16 दूनी 32 ग्राम ऑक्सीजन हो गया। ठीक है, अब दोनों को जब जोड़िएगा तो 4 और 32 36 ग्राम। अब जब जल की अभिक्रिया करिएगा तो जल के परमाणु द्रव्यमान 2 है और ऑक्सीजन का 16 है। 16 2 को जोड़िएगा तो 18 दूनी 36, मतलब इधर भी 36 आ गया और इधर भी 32 और 4 36 ग्राम आपको प्राप्त हो गया। मतलब परमाणु द्रव्यमान संरक्षण के नियम को आपने क्या किया? सत्यापित किया, जान लिया, समझ लिया, सीख लिया। और इसके उदाहरण के रूप में अब आप देखिए, एक क्वेश्चन भी यहाँ पे हमने लिख रखा है कि इस क्वेश्चन में आप देखिए कि कैसे द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत को कैसे बराबर किया जा सकता है। साथ में जो इसमें इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो संकेत हैं, जो पदार्थों के नाम है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, एथेनोइक अम्ल, इसके भी सूत्र होते हैं। इसका ही फार्मूला याद कीजिएगा तो आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है, एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या होता है। तो ये भी आपको नीचे में मिल जाएगा। चलिए, एक अभिक्रिया में 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट है। ठीक है, कितना है सोडियम कार्बोनेट? 5.3 ग्राम। और 6 ग्राम क्या है? एथेनोइक अम्ल है। तो 5.3 और 6 ग्राम को जोड़िएगा तो सोडियम एथिनोएट बना, फिर कार्बन डाइऑक्साइड बना, फिर जल बना। ठीक है, अब जब इसको दोनों द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार इसको चेक करना है कि यह सही है कि नहीं है। तो 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट और 6 ग्राम ये, तो दोनों मिलकर कितना हो गया? 11.3। इधर जो बना हुआ था सोडियम एथेनोइट 8.2, 2.2 और 0.9, तो दोनों आपस में बराबर हो गया। मतलब ये क्या हुआ? मतलब इसमें सवाल में दे रखा है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दे रखा है इसको बराबर बराबर रख के देख लेना है कि क्या है, कि वो बराबर आ रहा है कि नहीं। अगर बराबर आ गया तो क्या हो जाएगा? सत्यापित हो जाएगा। LHS बराबर किसका हो जाएगा? RHS।
ठीक है, तो यह उत्तर द्रव्यमान संरक्षण के नियम को स्पष्ट करता करता है। है। बात खत्म। अब स्थिर अनुपात का नियम है, ठीक है, तो स्थिर अनुपात के नियम से हम लोग कल बात करेंगे। कितना पेज है इसमें, थोड़ा देख लिया जाए, ज्यादा है ना, 3 गो वीडियो हम लोग को बनाना पड़ेगा, ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा कितना मिनट का हो गया फिलहाल। वीडियो पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, सुनिए, देख लीजिए 5 मिनट और। स्थिर स्थिर अनुपात का नियम, इस नियमानुसार कोई शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर निर्मित हुआ है, ठीक है, नियमानुसार शुद्ध रासायनिक यौगिक सदैव उन्हीं तत्वों से निर्मित होगा जिनसे वह मिलकर बना जाता है। इन तत्वों के द्रव्यमान का अनुपात सदैव बराबर होगा। मतलब यहाँ पे द्रव्यमान को जोड़ करके बराबर दिखाया गया, लेकिन इसमें अनुपात को बराबर दिखाया जाएगा और उन्हीं चीजों से वो दूसरा चीज बनेगा। मतलब ये नहीं है कि आप जल को बनाना है तो आप हाइड्रोजन के अलावा किसी अन्य चीजों से बना ले, ऐसा नहीं होगा। तो यह क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम कहलाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दे रखा है कि होगा, फिर वही यह यौगिक किसी भी स्थान से प्राप्त किया गया हो अथवा निर्माण किया गया, मतलब निर्माण किसी भी पद्धति द्वारा किया गया हो। मतलब जो चीजें स्थिर अनुपात के नियम से बनी होगी वह उसी के हिसाब से होगी, चाहे वह यौगिक किसी अन्य स्थान से प्राप्त किया गया। मतलब जल, कहीं का जल होगा तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ही होगा, अभी नहीं कोई दूसरे तत्व से मिलकर हो जाएगा, और उसका निर्माण उसी पद्धति के आधार पर होगा। जैसे कि जल का बना है तो उसी के हिसाब से होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे कि जल है, H2O है, तो 18 ग्राम यदि आप जल लेते हैं तो इसमें 18 ग्राम जल में 16 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 2 ग्राम हाइड्रोजन होगा, तो 16 2 18, तो मतलब MH/MO, मतलब मास ऑफ हाइड्रोजन एंड मास ऑफ ऑक्सीजन, दोनों मिलकर अनुपात 1:8 आएगा। अब अगर ज्यादा मात्रा में जल है, 36 ग्राम जल है, तो उसमें 32 ग्राम ऑक्सीजन होगा और 4 ग्राम हाइड्रोजन होगा। फिर इसको भी 4/32 में काटिएगा तो 4 8 चुके 32, 1/8, मतलब 1/8 आपने यहाँ पे देखा है जो आ रहा है। किसी को दिक्कत नहीं ना, समझ रहे बातों को। ऊपर प्रस्तुत मतलब उदाहरण में आपने देखा कि H2O के अलग अलग द्रव्यमानों पर भी नमूनों का जांच किया गया तो पता चला कि यह स्थिर द्रव्यमान का अनुपात क्या है, सदा 1:8 ही निकल रहा है, जो स्थिर अनुपात के नियम को दिखा रहा है कि 1:8 पर ही जल बनेगा, उसके अलावा किसी अन्य पर जल नहीं बन सकता। यह बात कौन कहता है, स्थिर अनुपात का नियम कहता है। किसी को दिक्कत नहीं। अब एक उदाहरण, एक सवाल द्वारा देख लिया जाए। तो सवाल द्वारा है, यदि हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन 1:8 के द्रव्यमान का अनुपात का हो और अभिकृत होकर जल का संचयन करता हो, यदि जहाँ 3 ग्राम हाइड्रोजन गैस ली गई हो, ऑक्सीजन कितना होगा। 3 ग्राम अगर हाइड्रोजन लिया हो, देखिए कोई बात नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन का अनुपात दे रखा है 1/8, ठीक है, MH/MO 1/8 दे रखा है, और फिर 4 ग्राम लिया गया है, 3 ग्राम प्रश्न के अनुसार 3 ग्राम, 3/H होना चाहिए, 4 गलती से हो गया, MH/M0, इसीलिए हम कंफ्यूज चल रहे थे। MH/MO, MH का मान तुम्हारा 3 ग्राम है, हाइड्रोजन यहाँ पर 3 इतना रख करके हल करोगे तो M0 कितना हो जाएगा, 8 3 24 ग्राम, मतलब ऑक्सीजन के जो द्रव्यमान होंगे वह 24 ग्राम होंगे। और 24 ग्राम ऑक्सीजन और 3 ग्राम हाइड्रोजन मिलके 27 ग्राम का जल प्राप्त होगा। किसी को दिक्कत नहीं। अब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत देख लेते हैं, ठीक है। ऐसा करते हैं कि 2 भाग में या 3 भाग में समाप्त हो जाए, तो किसी में छोट कम किसी में ज्यादा हो जाएगा तो ठीक नहीं होगा, बराबर रहेगा वीडियो तो ठीक रहेगा, थोड़ा 5 मिनट लेट ही होगा और क्या होगा। हाँ, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के विषय में हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं। सबसे पहले हमने आपको बेसिक जो पढ़ाया था उसे पहले ही चैप्टर में रसायन भाग 1 में आपको बताया था कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या होता है। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित डाल्टन के परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर आधारित स्थिर अनुपात के नियम का करता है, सिद्ध करता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत महत्वपूर्ण, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित है। जो भी पदार्थ बने हैं किससे बने हैं, परमाणु से बने हैं। परमाणु अविभाज्य है, सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु ऐसा है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। ज्यादा अगर आप परेशान होकर परमाणु को तोड़िएगा तो 3 भागों में टूटेगा, वो होगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो आपको हम कल बता चुके हैं।
डायग्राम के रूप में, उससे ज्यादा आप नहीं तोड़ सकते हैं। और उसको तोड़ना, उसको तोड़ना भी नहीं है, वो तो खुद उसमें समाइल मतलब सम्मिलित होते हैं। उसको पढ़ने के लिए तोड़ा जाता है, समझने के लिए तोड़ा जाता है, नहीं तो उसको तोड़ने की आवश्यकता ही नहीं होती है। मतलब परमाणु अविभाज्य है, सूक्ष्मतम कण है, जो रासायनिक अभिक्रिया में न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसमें विनाश होता है। मतलब जिस चीज का परमाणु है उसी चीज के उसमें कण होंगे, दूसरा चीज उसमें शामिल नहीं होगा। यदि हाइड्रोजन का आप परमाणु संरचना, परमाणु मॉडल आप बनाते हैं हाइड्रोजन, तो इसकी एक इलेक्ट्रॉन इसके अंतिम कक्षाओं में घूमेंगी, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता है जो आप बना चुके हैं परमाणु मॉडल। ठीक है, बनाया है ना कल जी? ठीक है, तो इसमें कभी कोई विनाश नहीं होगा और ना ही उत्पन्न होगा, ना ही इसका विनाश होगा। और यह अंश द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है। मतलब डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ही द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सिद्ध करता है और स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? किसी को दिक्कत नहीं? चलिए, अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या आप लोग ऑफलाइन क्लास में यहाँ पे अगर देख रहे हैं तो आप खड़ा होकर के अपनी समस्या को रख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट जो है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं के द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। जो भी तत्व दिया गया होता है उसके सभी प्रकार के जितने भी परमाणु हैं उस सबका जो है रासायनिक गुणधर्म एक ही होगा। जल का एक बूंद भी उसी क्वालिटी का होगा जितना जल का एक गिलास, एक बाल्टी, एक तालाब, एक नदी या एक नहर। एक बूंद भी, जल का एक बूंद भी उसी गुण का होगा जिस गुण का पूरे तालाब का पानी होगा। समझ रहे हैं बात को? अर्थात जो दिए गए तत्वों के सभी परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म के आधार पर समान होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान एवं रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न तत्वों परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोजित होते हैं। यह अंश स्थिर अनुपात के नियम को साबित करता है। मतलब भिन्न भिन्न जो तत्व हैं उनके परमाणु एक दूसरे से एक निश्चित अनुपात में मिली होती है। जैसे कि जल की परमाणु 1:8 में मिली होती है, तभी क्या बनता है? जल बनता है। अभी आपने देखा, इसके अलावा कुछ और से नहीं बन सकती है, जो स्थिर अनुपात के नियम को सिद्ध करता है। किसी भी यौगिक में परमाणुओं के सापेक्ष की संख्या उसमें निश्चित प्रकार की निश्चित होती है कि कितना उसमें परमाणु रहेगा और तब वो कितना क्या बनेगा। अब कम या ज्यादा, मतलब यौगिक को आपने समझा है ना भाई कि बड़ा मतलब अगर मतलब परमाणुओं की 2 या 2 से अधिक तत्व जो आपस में समान परमाणु को साझा करके जब बनाते हैं तो क्या बनता है? यौगिक बनता है। तो उसी को यहाँ पे ले लिया गया है। अब परमाणु किसे कहते हैं? तो आधुनिक परमाणु सिद्धांत के अनुसार परमाणु किसी भी तत्व का वह सूक्ष्मतम भाग होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपने मतलब रासायनिक एवं भौतिक गुणधर्म को बदले अभिक्रिया में प्रयुक्त होता है। क्या कहलाता है? परमाणु। ठीक है, परमाणु की परिभाषा यहाँ से बनती है। परमाणु तत्व के सूक्ष्म भाग है जिन्हें किसी भी शक्तिशाली सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देखा जा सकता। इतना शक्तिशाली होता है, मतलब इतना छोटा होता है, सूक्ष्मदर्शी से भी आप उसे देख नहीं सकते। रही बात इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो शोध किया हुआ पॉइंट है, समझ गए? परमाणु का ही भाग है। फिर परमाणु के तत्व सूक्ष्म भाग किसी सबसे सूक्ष्म हाइड्रोजन परमाणु की परमाणु त्रिज्या 0.37 के पावर मतलब 10⁻⁻10 में होता है। बहुत छोटा, अत्यंत नैनोमीटर में होता है। नैनो का मतलब ये होता है अत्यंत छोटा ये मापा जाता है, जहाँ 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻10 मीटर होता है। एकदम शानदार क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर? तो आपको जवाब देना पड़ेगा 10⁻10 नैनोमीटर। ठीक है, इसको IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, IUPAC का पूरा नाम इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री द्वारा स्वीकृत किया गया इसका चिन्ह है, जो आप पढ़ चुके हैं। इसमें तो 2-4 चिन्ह ही दिए गए हैं, मतलब 2-4 तत्वों का नाम, एल्यूमिनियम, आर्गन, बेरियम, कैल्शियम। आपको तो हमने 1 से लेकर 30 तक दिया था वर्ग में, और आगे बनाया भी, मतलब याद भी किया था उसके संकेत और तत्वों की संख्या। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग रहने देते हैं। कल फिर इसकी विषय बात करेंगे। 1961 में IUPAC ने परमाणु द्रव्यमान की इकाई को म्यू, इसको म्यू पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? म्यू को परमाणु के द्रव्यमान की मापक इकाई माना है। इसके बाद अब यहाँ से हम लोग कल पढ़ेंगे, घबराइए मत, परमाणु द्रव्यमान की इकाई। पेज नंबर कितना हो गया? 6 हो गया, अभी आधा लगभग बाकी है। तब कल हम लोग ये वाला पढ़ेंगे कि तराजू में क्या हो रहा है इसके हिसाब से। तब आयन पढ़ेंगे, उसके बाद सूत्र की रचना पढ़ेंगे, सूत्र कैसे बनता है, NaCl का द्रव्यमान पढ़ेंगे, रसायन सूत्र के नियम को पढ़ेंगे, कैसे सूत्र को बनाते हैं। ये सभी चीजें भी पढ़नी बाकी है।
ठीक है, इसके साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, अगले वीडियो के साथ। और आपका वर्क रहा है कि आप इसका नोट्स बनाएं और इस पर जितना पढ़ा दिया गया उतना का नोट्स बना करके उतना को सही तरीके से समझ करके घर से जाने की कोशिश करें। उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्टिव क्वेश्चन बना के हम यहाँ जांच पड़ताल भी आपका करेंगे। मतलब जो बात हुआ है इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बना करके हम आपसे पूछताछ कर सकते हैं और सब्जेक्टिव आपको लिखने के लिए आपकी किताब में से भी आपको मिल सकता है। ठीक है, चलिए फिर कभी मिलेंगे किसी अगले वीडियो के साथ।